हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है 29 जून का। आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस का एसएसटी का आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 29 जून का। उसके लिए आपका सेट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं जो आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो याद रखिएगा फ्रांस का सम्राट था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा लुईस 16वां का शासन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रूसो को। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो यूसेपी मैक्सनी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1807 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। आगे यदि हम लोग देखते हैं सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिए इसका लेखक कौन थे, रूसो थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा मेजिनी ने किया था। किसने किया था, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मेटरनिक का है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा मोंटेस्क्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या हो जाएगा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो याद रखिएगा कब बना, 1862 ईस्वी में बना। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के साथ जो प्रसा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, 1866 ईस्वी में हुआ है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध जो है विराम हुआ, मतलब समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए वियना के संधि के कारण युद्ध जो है समाप्त हुआ था। आगे देखिए वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो याद रखिएगा इटली का जो एकीकरण है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। आगे यदि हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था, ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है, जो गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था, तो याद रखिएगा आपका सार्डिनिया का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में लागू किया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है, तो याद रखिएगा किसका है, तो 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस का देश, फ्रांस जो देश का राष्ट्रभक्ति का गीत है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। आगे देखिए टूटी हुई बरियाँ, मसाल, तलवार, उगता सूर्य का प्रतीक क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा रूपक कहलाते हैं। ठीक है, रूपक कहलाते हैं। इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो टॉप 20 क्वेश्चन खत्म ही हो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कुछ देखेंगे। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्र क्या है, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं राष्ट्र क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा अनस्ट रेनन के अनुसार, ठीक है, बोल रहा है राष्ट्र जो है समान राष्ट्र भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। क्या बोल रहा है, राष्ट्र क्या है, तो बोल रहा है राष्ट्र जो है ना समान भाषा क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर देखिए समान भाषा होना चाहिए, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना है। यह राष्ट्र लंबे प्रयासों
त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, यह आपको लिखना है, राष्ट्र में लिखना है। आगे देखिए, अगर आपको पूछेगा जो राष्ट्र राज्य क्या है, तो आपको इसके लिए आंसर क्या लिखेगा, तो राष्ट्र राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उन लोगों का अपना क्षेत्र बन जाता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषीय तथा धार्मिक आधार पर एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं तथा राजनीतिक आधार पर प्रशासित होते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, राष्ट्र राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उन लोगों का अपना क्षेत्र बन जाता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषाई तथा धार्मिक आधार पर एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं तथा राजनीतिक आधार पर प्रशासित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। अगर हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है तो इसमें आपको क्या लिखेंगे, मानव की वैसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, राष्ट्र के लोग एवं सामाजिक संस्कृति के लिए अपनी निष्ठा बनाए रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा निरंकुशवाद से क्या समझते हैं। देखिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी सरकारें होती है। तो आप ये लिख दीजिएगा आंसर, या तो एक आंसर हमको ये भी बताते हैं ये लिखना है, या तो अथवा में क्या एक आंसर और समझ लीजिए। ऐसी सरकार वो शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करता है, ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो चलिए उदारवाद को हम लोग देखते हैं। तो उदारवाद जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, लीबर से लिया गया है, निकाला गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, आज़ाद होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं उदारवाद का अर्थ हुआ कि व्यक्ति के लिए हम लोग आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति तथा संविधान का संसदीय प्रतिनिधि सरकार का स्थापना, ये भी हम लोग उदारवाद में लिख सकते हैं। या तो हम लोग ये लिख सकते हैं जो उदारवाद शब्द जो लैटिन भाषा के लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है क्या, स्वतंत्रता। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन रहने दीजिए, उसका जो वीडियो पार्ट 2 आपका आएगा तो वीडियो पार्ट 2 में आपको आगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।